नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा में जो हाल ही में कतर के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग थी। इंसल्टिंग इस मामले में कि जिस अमेरिका ने कतर का इतना साथ दिया हो, जिसकी जगह को यूज किया हो सेंटकॉम कमांड बनाने के लिए, उस कतर ने कुछ दिन पहले तो ईरान से बम खाया था और अभी 4 दिन पहले इजराइल से बम खा लिया। कतर की हुई इस बेइज्जती को कतर संभाल नहीं पा रहा है और दुनिया को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है। इसी क्रम में यदि ये तस्वीरें आपको याद हो तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें हमास के कुछ जो आतंकी थे वो कतर में थे, टॉक्स करने के लिए आए हुए थे, सीज फायर के ऊपर वार्ता करने आए हुए थे और उनको इजराइल ने निशाना बना लिया था। मैं यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी आपको फिर दे दूं, क्योंकि इजराइल बार बार ये कहता आया है कि हमारा अगर कोई भी दुश्मन कहीं पर भी है और विशेष रूप से अगर वो हमास से संबंधित है तो हम उसे किसी भी देश में नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसने कतर पर हमला किया और 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया। ये जो घटना थी 10 सितंबर और 11 सितंबर को हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपसे डिस्कस की थी। अब इसी के ही रिटेलिएशन में ये सारे देश इकट्ठे हो गए हैं। आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा इजराइल ने शुरू किया है, इजराइल करेगा और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। और इस बात को उन्होंने इसी तरह से बोला था कि हमास कहीं पर भी अगर है तो वो खत्म कर दिया जाएगा, दुनिया के किसी भी देश में हो। और ऐसा कहते हुए ही उन्होंने कतर के साथ साथ कुल 6 देशों के ऊपर, जो कि अरब देश ट्यूनीशिया भी था, फिर चाहे सीरिया था, यमन था, कतर था, लेबनान था, गाजा था, इन सब जगहों पर इन्होंने हमले कर दिए। ये जो पूरे हमले हुए, इस पूरे हमले के पीछे की पटकथा में केवल एक ही बात निकल कर आई कि जिस कतर ने ट्रंप पर इतना विश्वास किया, इजराइल ने उस पर गोला चला दिया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया। सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। तो सबको बुलाने में अरब इस्लामिक समिट आयोजित की जाती है 14 और 15 सितंबर के दिन, और उस अरब इस्लामिक समिट के अंदर कतर इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट करता है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करता है और बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इजरायली डिफेंस फोर्सेस हम में से किसी भी देश को इसलिए निशाना बना सकती हैं कि हमारे यहां हमास का लीडर है। आपको यह तो याद होगा साथियों कि पिछले बार जब हमारे यहां पर पहलगाम हमला हुआ था, उससे पहले हमास के कुछ आतंकी पाकिस्तान में आए हुए थे। भविष्य में चूंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कह रखा है कि वो दुनिया में कहीं भी हो, हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, इससे यह बात तो निकलती है कि अब हमास अगर पाकिस्तान में भी है तो इजराइल उसे पाकिस्तान में भी निशाना बना सकता है। इसी के चलते इन सभी देशों ने मिलकर कसम खाई कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना लें। नाटो की फोर्स से तात्पर्य है जैसे नाटो के अंदर आर्टिकल 5 काम करता है, जो कहता है कि अगर नाटो कंट्रीज में किसी के ऊपर भी कोई देश हमला करेगा तो हम सब मिलकर जंग लड़ने जाएंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पर दोहा में आए हुए ये अरब इस्लामिक कंट्रीज ने चर्चा की कि अगर हम में से किसी भी देश पर हमला हो तो हम क्यों ना अरब नाटो बना लें, यानी सब की सब देश मिलकर के एक साथ उस दुश्मन से लड़ने चले। इस आइडिया को दोहा के अंदर टेबल किया गया, रखा गया। इसीलिए ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा ज्वाइंट फोर्सेस होनी चाहिए। तमाम प्रकार से दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी राय रख दी। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या यह स्थिति अगर बनती है तो क्या कतर इजराइल से बदला लेगा उस दिन का जब कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से बिना पूर्व सूचना के हमास को निशाना बनाया गया था, जबकि कतर बार बार यही कहता रहा कि हमास में अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका के कहने पर उनको अपने यहां जगह दिया हुआ था। अमेरिका ने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का और बम मरवा दिया हमास के मेरे यार का। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अल्टीमेटली ये नुकसान पाया कि दुनिया में जहां ये कतर अपनी इमेज बना रहा था कि मैं बहुत ही अच्छा देश हूं, दुनिया में शांति स्थापित करा सकता हूं, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अच्छा, अब इस पूरी घटना को अब हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच भी कोई तो वार्ता चल ही रही होगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या इजराइल वैसे ही 6 डे वॉर देखेगा जो 1967 में देखा था, जब अरब के कई देश एक साथ इजराइल के खिलाफ हमला करने निकल पड़े थे। अगर ये 50 देश एक
एकजुट हो जाते हैं तो क्या इजराइल नया हमला देखेगा? और अगर ऐसा हमला होता है, इसकी सुगबुगाहट होती है, तो बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। और ऐसे में बाजार से जुड़ी जानकारियों के लिए अगर आप चाहते हैं कि बाजार पर किस बात का कैसा असर पड़ता है, तो आप हमारे कोर्सेज जो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उन्हें बातें बाजार की एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर जीएस फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दो मेजर संगठनों के बारे में बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अरब भाषा बोलने के आधार पर अरब स्टेट्स का एक समूह बना हुआ है जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 22 देश शामिल हैं। इन 22 देशों में है अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटाना, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टाइन, कतर, सऊदी अरेब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई और यमन। ये सारे के सारे जो देश हैं, कुल मिलाकर 22 देश। असल में ये गल्फ के आसपास, यानी कि ये वाला जो अरेबियन गल्फ है, इसके आसपास, और अरब वर्ल्ड जो उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा है, यहां पर पाए जाते हैं। इन 22 देशों का एक समूह है जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट कहा जाता है। और इसके पीछे और कोई भी बहुत बड़ा कंटेक्स्ट नहीं है कि इन्हें अरब स्टेट क्यों कहा जाता है, बस इसलिए कि साहब यहां पर अरेबिक भाषा बोली जाती है। 22 देश हैं। प्रीडोमिनेंटली ये सभी देश मुस्लिम देश हैं और ये एक जैसी कल्चर, एक जैसी भाषा, एक जैसा लिटरेचर साझा करते हैं। ठीक है साहब। इसी तरह से पूरी दुनिया के जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं, उनमें से 57 देशों का एक समूह है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है इस्लाम को लेकर के आपस में एक दूसरे का साथ देना। इनकी संख्या 57 देशों की संख्या है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कि ये 57 कंट्री शामिल है। पाकिस्तान जो है वो अरब लीग ऑफ अरब स्टेट का मेंबर नहीं है, वो ओआईसी का मेंबर है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ये जो ओआईसी के सदस्य राष्ट्र हैं, इनसे हटकर पाकिस्तान की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इन ओआईसी के 57 देशों में एक पाकिस्तान भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में। इकलौता वो पाकिस्तान ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है इन ओआईसी कंट्रीज में, नंबर 1। दूसरा, जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स हैं, अगर उन देशों को भी मिला लिया जाए तो 57 उधर से और उधर की तरफ से 22, उनमें से 22 में से कुछ देश इस ओआईसी में भी कॉमन है। किसी भी देश के पास एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इन लोगों की नजर में बहुत इज्जत पाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी स्थल सेना है वो इजिप्ट के पास है, जो कि नाटो की टास्क फोर्स के बारे में नाटो फोर्सेस की तरह अरब की फोर्सेस बनाने की बात करते हैं। ठीक है साहब। इन दोनों समूहों की मैंने चर्चा क्यों की, तो 52 उधर से 57 उधर से, कुल मिलाकर के इनको डायरेक्ट जोड़ दोगे तो गलतियां हो जाएंगी। दोनों में कुछ कॉमन देश भी हैं और ये मान के चलो कि 57 में ही वो 52 भी शामिल है। इन देशों को दोहा ने तत्काल प्रभाव से आमंत्रित किया, कहा कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स और ओआईसी वाले तत्काल प्रभाव से दोहा पहुंचो। बोले क्यों? बोले 9 सितंबर को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। हमला किया, इससे हमारी संप्रभुता चैलेंज हो गई और इजराइल ने आप लोगों के लिए भी एक संदेश भेजा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या भेज दिया इजराइल ने? इजराइल ने हाल ही में एक ऐसा शिगुफा छेड़ दिया जिसके चलते सारे की सारे अरब वर्ल्ड्स और ओआईसी कंट्रीज में एक डर का माहौल बन गया। इसी के चलते ये सारे देश यहां पर एकत्रित हुए। इस बीच में मिनिस्टर जो हैं कतर के, वो निकल निकल करके यूके के नेताओं से मिल रहे हैं, एडवाइजर से मिल रहे हैं, स्पेनिश एम्बेसडर से मिल रहे हैं। मतलब कतर लगातार 9 सितंबर से अब तक दुनिया भर के एम्बेसडर से, उनके जनप्रतिनिधियों से, उन सबसे मुलाकात करता आ रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार कतर की मीटिंग्स चल रही हैं अपना स्टैंड बताने के लिए कि हम पर हमला क्यों हुआ, जबकि हमने हमास को अमेरिका के कहने पर ही अपनी जगह दी हुई थी। बार बार इनके जो प्रधानमंत्री हैं कतर के, जिनका नाम है अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, ये हर जगह कतर का स्टैंड रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब। ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ट्वीट। अब कहानी यह आती है कि ऐसा क्या हो गया जिसके चलते 50 की 50 देश तैयार हो गए कि चलो हम चलते हैं कि असल में कतर के साथ क्या दिक्कत है। तो देखिए यहां पर एक चीज दिखाता हूं मैं। यहां पर एक शब्द लिखा है जिसका नाम है ग्रेटर इजराइल। ये कहानी क्या है इसको इधर देखिए। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपने द्वारा
मतलब लिखता है कि डेमोन्स्ट्रेट इजराइल कंटिन्यूड डिफाइंस ऑफ इंटरनेशनल विल एंड चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज मेड एविडेंट बाय रिपीटेड स्टेटमेंट फ्रॉम इजरायली ऑफिशियल्स concerning annexation of Palestinian land and their pursuit of Greater Israel। असल में इन्होंने दुनिया वालों को बताया कि इन दिनों नेतन्याहू ने एक बड़ा ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब क्या है? ग्रेटर इजराइल बनाने का। अब आप पूछेंगे ग्रेटर इजराइल क्या है? भारत की तरह अखंड भारत है क्या? तो ग्रेटर इजराइल क्या है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, असल में नेतन्याहू ने हाल ही के समय में इजराइल का एक वृहद रूप प्रस्तुत किया है कि इजराइल बड़ा कैसे हो। तो वो कुछ इस प्रकार से है थियोडोर हर्जिल के अकॉर्डिंग, जिसमें इजराइल की जो विस्तार है वो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, इन सभी देशों के अंदर ग्रेटर इजराइल के रूप के अंदर यहां पर इजराइल की कल्पना की जाती है। इसका मतलब समझिए कि इस समय नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि असल में तो हम ये वाले इजराइल हुआ करते थे, आज हम छोटी सी जगह के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमें तो असल में ग्रेटर इजराइल की कल्पना करनी है। अच्छा, ग्रेटर इजराइल दो सेंस में देखा जाता है। एक, जहां वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी भी ना हो, उतना बड़ा इजराइल, इसको भी ग्रेटर इजराइल के भारत उसमें देखा जाता है। और एक ये वाला रूप जिसको मैं अब आपको दिखा रहा हूं, इसको आप ऐसे समझिए, जब अखंड भारत की बात आती है तो आरएसएस अपना जब अखंड भारत की बात करती है, अपने संसद भवन के अंदर अखंड भारत की जो तस्वीरें वो लगी हैं, चित्र बना हुआ लगा है, उसमें लेकर अफगानिस्तान से और म्यांमार तक और अफगानिस्तान तक, वहां तक इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को अखंड भारत में रखा जाता है। एग्जैक्टली इजराइल भी कहता है कि ये सारे देश हमारे अखंड इजराइल की बात है, ग्रेटर इजराइल की बात करता है। ठीक है साहब, ये बात बोलते ही दोहा में सबको बुलाया गया कि बेटा सुनो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि कतर पर ही गोली मारी गई है, अगला नंबर तुम सबका है, हर देश के ऊपर इजराइल की नजर बनी हुई है। ग्रेटर इजराइल बकायदा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है जिसमें ग्रेटर इजराइल के दोनों पार्ट, जिसमें इजराइल बिना गाजा विद गाजा और वेस्ट बैंक को साथ मिलाकर के एक ग्रेटर इजराइल और एक बड़ा वाला इजराइल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये सब बातें याद क्यों दिलाई गई? क्योंकि दोहा चाहता था कि ये सारे देश एकत्रित हों, यानी कतर चाहता था कि सारे देश एकत्रित हों और इजराइल को लेसन सिखाएं। अब लेसन सिखाना क्या पहली बार की बात है क्या? नहीं, एक बार ऐसे ही अरब देश इकट्ठे हुए थे इजराइल को लेसन सिखाने के लिए वर्ष 1967 में। वर्ष 1967 में 6 दिन के लिए लेके 5 जून से 11 जून तक अरब वर्ल्ड के सारे देशों ने, जो भी प्रमुखता से जिन्हें लगता था कि फिलिस्तीन नाम का एक देश होना चाहिए, इजराइल सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए, उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। और उस हमले की बदले की कार्रवाई में इजराइल ने अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के ऊपर गोला बारूद फेंकना शुरू किया। परिणाम यह निकला कि उस 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने बड़ा हिस्सा इजिप्ट से छीन लिया, जॉर्डन से छीन लिया, सीरिया से छीन लिया, लेबनान से छीन लिया, गाजा पट्टी से छीन लिया, वेस्ट बैंक से, बहुत बड़े एरिया को इजराइल ने 6 दिन में अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो 6 दिन का युद्ध था जिसमें अरब के बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ लड़े थे, कुछ वैसी ही कल्पना अब की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर इन 50 देशों को एक साथ नाटो के नाम पे एकत्रित तो किए, पर इनमें एक जनरल कंसेंसस बना करके इजराइल पर हमला कर दिए। ठीक है साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा इजराइल का ब्रीफ में इतिहास दे देना चाहता हूं, हालांकि हमें इसे मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार के लिए मैं आपके साथ में इसे साझा करना उचित समझूंगा। देखिए, 1918 से 1947 के बीच में ब्रिटिशर्स के कहने पर पैलेस्टीनियंस के बीच में जूस आकर बसना शुरू हुए थे। शुरुआत में इनकी परसेंटेज 6% थी, जो 1947 तक बढ़ते हुए 33% तक पहुंच गई थी। 1947 में धीरे धीरे जूस की संख्या पैलेस्टाइन में बढ़ते हुए 55% तक होने लगी और अरब लोगों की संख्या 45% तक ही रहने लगी। धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस बाहर निकलने लगे, अरब लोग, जूस लोग जो है यहां पर बढ़ने लगे। पैलेस्टीनियंस को जगह छोड़ता देख करके अरब के बहुत सारे देशों ने पैलेस्टीनियंस के हितों में इजराइल से लड़ने का निर्णय लिया। बस उसी युद्ध के अंदर 1967 में बड़ा युद्ध छिड़ा। इजराइल ने उन आसपास के तमाम देशों को जो फिलिस्तीन के समर्थन में आए थे जंग करने के लिए, उन्हें एक एक करके पछाड़ना शुरू किया। 5 जून 1967 से लेकर 11 जून 1967 तक चले इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया, इन सब ने एक साथ मिलकर हमला बोला था। इन सबको उसने एक ही साथ पछाड़ दिया था। इस 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने अपना महत्व स्थापित करते हुए इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला तक छीन लिया था, जिसकी शर्म के चलते इजिप्ट के पीएम
स्वयं को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। नासिर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। लाखों की संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पैलेस्टीनियंस चले गए। खैर, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो हरकत हुई थी फिलिस्तीन के साथ में, ये जो हरकत हुई थी इजराइल के साथ में, इसी की ही परिणति फिलहाल 7 अक्टूबर को फिर से देखने को मिली, जब अरब वर्ल्ड की सहमति पर गाजा में रह रहे हमास ने इजराइल पर हमला किया, अक्टूबर 7 का अटैक किया। अक्टूबर 7 के अटैक के बदले ही इजराइल ने निर्णय लिया कि अब जब तक मैं गाजा से हमास को नहीं मिटा देता तब तक नहीं रुकूंगा, और तब से लेकर के अब तक इजराइल गाजा से बदला लेता आ रहा है। इसी के चलते हमास, जो कि इजराइल से निकल करके कतर में आकर शरण लिया हुआ था, या दुनिया के किसी भी देश में हमास शरण लिया हुआ था, नेतन्याहू ने उन्हें वहीं पर टारगेट किया। कतर ने ये सारी बातें जो फॉरेन मिनिस्टर्स को बताई थी, ये फिर राष्ट्राध्यक्षों को भी बताई। आज के दिन नाटो बनाने की तर्ज पर बहुत सारे देश आकर के एकत्रित हुए दोहा में। असल में नाटो के बारे में मैंने पहले भी बताया है। अमेरिका ने अपने समर्थन में 32 देशों का एक समूह बना रखा है जिसे नाटो कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है आर्टिकल 5 के तहत किसी भी देश पर हमला हो उसके लिए बदला लेने जाना। बिल्कुल वैसे ही इन देशों ने कल्पना की कि इजराइल का हमला हम में से किसी के ऊपर भी हो तो क्यों ना हम मिलकर के एक अरब इस्लामिक नाटो फोर्स बना लें जो कि इजराइल के खिलाफ कभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। इस प्रपोजल को रखा गया, आज के दिन रखा गया। बाकायदा जो यहाँ के आमिर हैं दोहा के, कतर के, उन्होंने दुनिया भर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे उन सबका वेलकम किया, मतलब अपने साथ में बिठाया, चर्चा की कि कतर वास्तविकता में किस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, और उन सबको ऐसे ही एहसास दिलाया जैसे जेलेंस्की यूरोपियन देशों को एहसास दिलाते हैं कि सर या तो बचा लो नहीं तो फिर युद्ध की तैयारी देख लो। कुल मिलाकर यहां पर पहुंचे जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे 50 की 50 देशों के, उन सबको कतर के आमिर ने बताया कि देखो आज हम पर हमला हुआ है, अगर सब एक नहीं हुए तो किसी पर भी हमला हो सकता है। कुल मिलाकर के तमाम देश यहां पहुंचते हैं, 50 से अधिक देश यहां पर पहुंचते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, और उन सभी की रायों में एक कॉमन राय थी कि इजराइल को रोकना होगा, और इजराइल को रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसी चीजें अगर हो तो बेहतर होगा। इजराइल ने कतर ने यहां पर एक चीज साफ करी, और वो ये कि साहब कुछ भी कहो, इजराइल नहीं चाहता कि उसके बंधक छूटे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो यहां पर हम पर हमला नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जनता जब उस पर प्रेशर डालती है कि बंधकों को छुड़वाओ, तो बंधकों को छुड़वाने के नाम पर नेगोशिएशन करने जिन लोगों को उसने भेजा कतर में, उन्होंने ही बता दिया कि नेगोशिएशन हो कहां रहा है, और उन पर गोला चला दिया। कुल मिलाकर के लगता यही है कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि बंधक छूट करके वापस बाहर आए। उनका असल उद्देश्य पैलेस्टीन पर कब्जा करना है, गाजा पट्टी को साफ करना है। तो ये तो हो गया इन सब की चर्चा, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और इन्होंने यहां पर पहुंचकर अपना काम किया। अब सवाल बनता है कि जब 50 देश के नेता एक साथ कतर में बैठे हों, नेतन्याहू उस समय क्या कर रहे थे? नेतन्याहू के पास किसका सपोर्ट है? तो भाई साहब इनके पास सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका का सपोर्ट है, तो अमेरिका ने क्या किया भाई साहब? इन्होंने संदेश भिजवा रखा था कि देखो मेरे खिलाफ वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपको समर्थन जुटाने आना होगा। बोले किसको भेजें? तो भाई साहब उन्होंने मार्को रूबियो को भेजा, अमेरिका वालों ने। बाकायदा मार्को रूबियो जिस समय ये सारे देश मिलकर के दोहा में कतर का साथ दे रहे थे, उधर से अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल की यात्रा पर आए। इजराइल की यात्रा पर आए और बाकायदा इनके साथ में उस वॉल पर गए जहां पर इन्हें, वेस्टर्न वॉल पर गए जहां पर इन्हें इजराइल से सॉलिडरिटी दिखानी थी, हमास के खिलाफ प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी। ये वो वॉल है जिसको लेकर के असल में यरूशलेम में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर इन्हें लेकर पहुंचते हैं और साफ कहते हैं कि आपके और हमारे एक जैसे ही तो उद्देश्य हैं, हमास का खात्मा, हम उसी काम में लगे हुए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलकर के। बाकायदा मार्को रूबियो भाई साहब जितनी देर तक वहां बैठ करके ये लोग चर्चा करते रहे, मार्को रूबियो पूरे समय इजराइल में बैठे रहे। इजराइल में बैठ करके नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका हमारे साथ है। बाकायदा उन्होंने पूरे सारे मैसेज लिखे, इसमें लिखा कि इट इज ऑब्वियस दैट इजराइल हैज नो बेटर अलाई देन अमेरिका। बिल्कुल वैसा कि वैसा ही अमेरिका हैज नो बेटर अलाई देन इजराइल। ना तो तुम्हारे पास हमसे बेहतर कोई मित्र है और ना हमारे पास तुमसे बेहतर कोई मित्र है, हम एक दूसरे के लिए हैं। भाई साहब नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को यह बात खूब चिल्ला चिल्ला के बता दी कि दुनिया वालों जान लो, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए ये हम कर रहे हैं। कल तो एक बात और गजब घटी, और उसमें यह था कि नेतन्याहू ने बाकायदा मार्को रूबियो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जेबों में जितने
जितने भी मोबाइल है ना, समझो सबकी जेब में इजराइल है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो मदरबोर्ड्स हैं या जो चिप्स लगी हैं मोबाइल की, वो सब इजराइल की देन है। इजराइल इस बात का ही सबसे बड़ा दंभ पालता है कि टेक्नोलॉजी चलती कहीं से भी हो, उनकी खोज इजराइल में ही होती है, इजराइलियों द्वारा होती है। खैर, फिलहाल के लिए यहां से मार्को रूबियो नेतन्याहू को शांत करके कि भैया रुक जाओ, मत मारो किसी को भी। अब दूसरी तरफ यहां से उतर करके अब वो जा रहे हैं मार्को रूबियो कतर की यात्रा पर। और कतर जाएंगे इसलिए ताकि अमेरिका के खिलाफ जो कतर के दिमाग में थोड़ा भाव दुर्भावना पैदा हुई है कि तुम्हारा सेंटकॉम हमारे यहां बैठा है फिर भी हमारे यहां गोले पड़ रहे हैं, उनको मनाने जाएंगे। ट्रंप से पूछा गया, सर आपको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इजराइल ने कतर के साथ ऐसा किया? तो इन्होंने कहा उन्होंने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं जानते कि कतर हमारा कितना बड़ा मित्र है। कुल मिलाकर के अब नाटो की तरह ही कुछ फोर्स बना ले तो ही शायद इजराइल के इरादों से बच पाएंगे। अदरवाइज इजराइल तो पूरा मन बना करके हमास को दुनिया के किसी भी कोने में खोज कर मारने की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को इस तैयारी को देखकर क्या लगता है कि क्या वाकई में यह संभव हो पाएगा? जैसे अमेरिका ने नाटो बना लिया, ऐसे ही क्या ये 50 देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ अरब नाटो बना पाएंगे? ऐसा संगठन बना पाएंगे जो कि इजराइल के हमला करते ही एक साथ ये सब की सब टूट पड़े? क्या आपको वाकई में लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय साझा करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी नॉलेज चाहिए तो बातें बाजार की एप्लीकेशन आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर वहां कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, उन्हें भी आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।